हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, जिनको इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, चाहे वो 12th क्लास हो या उसके बाद आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो ऐसे अधिकार जिन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बिना खाने के इंसान का पेट नहीं भर सकता, यानी मतलब आप कुछ खाओगे नहीं तो आपका पेट भरेगा नहीं। और अगर जैसे मान लो अगर एक इंसान के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो चल फिर नहीं सकता या दौड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जब किसी इंसान को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, मान लो उसको कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो इंसान अपनी तरक्की नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार हम देखते हैं कई तरीके के हो सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अधिकार होते हैं उन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। यानी ये सबसे ज़रूरी है, ये होने ही चाहिए अधिकार। इन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे अधिकार जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता या तरक्की नहीं कर सकता, उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 तरीके के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला अधिकार हमें दिया गया है वो होता है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में वर्णित कर रखा है। तो चलो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जो है समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी सभी लोग कानून की नज़रों में बराबर होते हैं, मतलब जो भी नागरिक हैं वो कानून की नज़रों में बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भेदभाव की मनाही, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति के अधिकार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब जो भी राज्य की सरकार होगी वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो किसी भी स्त्रीलिंग या मेल या किसी के ऊपर भी हो, तो उसके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता, यानी सभी लोगों को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें मतलब बताया गया है कि हम सभी लोगों के पास सरकारी नौकरी के अवसर पाने की वो होती है, स्वतंत्रता होती है। और अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता प्रथा, यानी छुआछूत को किसी भी रूप में बरतने की मनाही है। अगर कोई व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा छुआछूत करता है तो उस पर 2000 का जुर्माना भी लग सकता है और 1 साल की सजा भी हो सकती है। और अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत सरकार शिक्षा, कला, सेना इन क्षेत्रों को छोड़कर किसी और क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं करेगी। मतलब जो पुरस्कार दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो केवल इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाएगा, शिक्षा, कला और सेना। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। पहली है भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी भाषा आपके ऊपर थोपी नहीं जा सकती। दूसरा है बिना हथियार के अभाव करने की स्वतंत्रता। तीसरा है समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई कहीं भी समुदाय बना सकते हैं। चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी भारत के किसी भी राज्य में हम घूम सकते हैं। पांचवा है आवास की स्वतंत्रता, हम कहीं पे भी घर वर बना सकते हैं, मतलब कहीं भी हम अपना रहने के लिए मकान ले सकते हैं, सिवाय कश्मीर को, लेकिन अब कश्मीर में भी ये हो चुका है। छठा है जीविका की स्वतंत्रता। हालांकि अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं।
जैसे भारतीय नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। हम बोलकर, लिखकर, फिल्म, टीवी या रेडियो के जरिए अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। लेकिन वहीं हम देखें, अगर हम विचारों या हमारे भाषण में देश की एकता या अखंडता खतरे में पड़ती है या कोई अव्यवस्था या समस्या हो सकती है, तो ऐसे में हमारे भाषण पर सरकार पाबंदी लगा सकती है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको 6 स्वतंत्रताएं बताई, सभी स्वतंत्रताओं पर किसी न किसी तरीके से एकता, अखंडता और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20, 21 और 22 की। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराधों की सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में ये लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, यानी किसी कानून को ना तोड़ा हो, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानून के मुताबिक ही सजा दी जाएगी। इसी को विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉज भी कहते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा ना तो उसका जीवन छीना जा सकता है, ना ही उसकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। जैसे सरकार ने कानून बना दिया कि खून करने पर फांसी है, तो सरकार ने हमारी ज़िंदगी छीन ली, या सरकार ने कानून बना दिया चोरी करने पर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो सरकार ने हमारी आज़ादी छीन ली। तो सरकार किसी भी मुद्दे पर कानून बनाकर इंसान की ज़िंदगी छीन सकती है, आज़ादी छीन सकती है। अगर उसको लगता है कि ये जो हमने काम ये किया है वो गैर कानूनी है या ये देश की अखंडता के खिलाफ है, तो उस पर वो कानून बना सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को और आज़ादी को छीन सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं तीसरे मौलिक अधिकार, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद 23 के अंदर क्या बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि मानव के क्रय विक्रय पर पाबंदी है। अनुच्छेद 23 के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी रूप में स्त्री, पुरुषों और बच्चों और बूढ़ों को खरीदना और बेचना बहुत बड़ा अपराध है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बाल मजदूरी या पाबंदी, यानी किसी भी 14 साल तक के बच्चे को काम पर रखा नहीं जा सकता, किसी जोखिम भरी परिस्थिति में नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं चौथे मौलिक अधिकार के बारे में, जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि 25, 26 और 27 अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि किसी भी धर्म को मानने, उसके प्रचार करने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानना और उसके प्रचार करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि जो भी धार्मिक कार्यों से धन इकट्ठा किया जाता है उस पर करों में छूट दी जाएगी, मतलब सरकार छूट दे देती है धार्मिक कार्यों पर। अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। इस अनुच्छेद में व्यक्ति को धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं पांचवें मौलिक अधिकार के बारे में, जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी को अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं खोलते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब हम बात करते हैं सबसे फाइनल अधिकार के बारे में, छठे मौलिक अधिकार के बारे में, और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार होने की वजह से इसको अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है, यानी अगर संवैधानिक उपचार नहीं हैं तो सभी अधिकार बेकार हो जाते हैं, और इन अधिकारों का महत्व सबसे ज़्यादा है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक इंसान का शरीर होता है, शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, और हर अंग अपना अपना काम करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हमारा शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है, खून, हड्डी, मांस और आत्मा। अगर हम अपना हाथ पैर काट दें तो खून निकलता है या हड्डी दिखती है, मांस भी दिखता है। एक चीज़ और होती है जो नहीं दिखती, और वह शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है आत्मा यानी रूह। अगर शरीर में आत्मा नहीं होगी तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। ठीक इसी तरह संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है। जब तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो तमाम अधिकार बेकार हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंदर बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं
तो वह सीधे सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय उस व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने के लिए कई तरीके से लेख जारी कर सकता है। मतलब कभी भी अगर आपको ये लगे कि हमारा मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आप सीधा जाके सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय आपको अधिकार दिलाने में जरूर मदद करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा हमें दिया गया है। तो आशा है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत डिटेल में बताया है और सारे अनुच्छेद भी क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी।